So, a very good morning once again, guys. And as you know that we have completed 150 MCQs. बेटा 150 MCQs हमने निपटा लिए हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर, और अब आखिरी के कुछ MCQs बेटा अपने पास में बचे हैं, जिसके पास बाद में अपन बेटा कम से कम 200 MCQs कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी जितने भी आपके बिट क्वेश्चंस करके पेपर 11 CMA इंटरमीडिएट GST के अंदर क्वेश्चंस थे बेटा, MCQs थे, वो लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर? हाँ। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि वर्कबुक सॉल्यूशंस बहुत ही जल्द मैं डालने वाला हूं। वर्कबुक, अमेंडेड वर्कबुक बेटा आपके अटेम्प्ट के लिए सितंबर एडिशन की जो अमेंडेड बुकलेट है, जो आपके दिसंबर में एप्लीकेबल है, उसके ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज में अपलोड करने वाला हूं, जहां पर एक एक क्वेश्चन में पूरा आपको समझाऊंगा और उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? तो आपका बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा। और मान के चलो साहब, मैंने पहले ही बोला अपना मिशन कितना बेटा, अपना मिशन है 60+। अपना मिशन है 60+ एग्जामिशन, यूट्यूब के थ्रू एग्जामिशन। आपने क्लासेस जहां से ली हो बेटर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से लिए अच्छी ली है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब के थ्रू अपना मकसद क्या है बेटा, यूट्यूब के थ्रू मैं इतने लेक्चर्स आपको डाल दूं, इस तरह से पढ़ा दूं साहब, क्योंकि कोरोना है, कोविड है साहब, फेस टू फेस क्लासेस मेरे बच्चे भी नहीं ले पा रहे, इस वजह से यहां पर भी बैन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि यूट्यूब के थ्रू आपको इतना रिवीजन करा दिया जाए कि 60 मार्क्स तो बेटा कहीं नहीं गए। तो आरटीपी डाल चुका हूं, अमेंडमेंट्स डाल चुका हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डाल चुका हूं, सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए तीनों कोर्सेज के लिए। ठीक है सर? हाँ। और अब इसके बाद वर्क बुक भी मैं करा दूंगा, जिससे सीए वालों के भी लिए और आप लोगों के लिए बेटा बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। चले? चलो। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है सर अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 51। अरे बोलो, क्वेश्चन नंबर 51। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो साहब, सफलता आएगी। भगवान देख रहा है सर, आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, वो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट, फल बेटा, फल जरूर मिलेगा आपको, और आप डेफिनेटली इस बार पास होकर निकलोगे ही निकलोगे। ठीक है? हाँ। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है बेटा आपको, तो बेटे फिर तो रैंक लगेगा, फिर तो रैंक लगेगा। आ जाओ। द बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। क्या बोला? द बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। फ्रॉम वेयर हाउस सर, फ्रॉम वेयर हाउस कहां से निकालने की बात कर रहा है? गुड्स को कहां से निकालने की बात कर रहा है? वेयर हाउस की। फॉर होम कंजम्पशन इज व्हाइट बिल ऑफ एंट्री, येलो बिल ऑफ एंट्री, ग्रीन बिल ऑफ एंट्री और नन ऑफ दीज। मैं समझाता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, मैं बात करता हूं सर किसकी? मैं बात करता हूं बेटा इसकी। देखो, ये है फॉर एग्जांपल आपका वेयर हाउस, ये है आपका कस्टम पोर्ट, और ये है बेटा आपका फैक्ट्री। क्या है? फैक्ट्री। क्या बोला मैंने? मैंने बोला ये है आपका वेयर हाउस बेटा। ठीक है? हाँ सर। सारे बच्चों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये क्या है बेटा? कस्टम पोर्ट। ये है आपका कस्टम पोर्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। और बेटा ये है आपका फैक्ट्री। ठीक है? हाँ सर। बेटा फैक्ट्री को थोड़ा सा छोटा बना दूं? हाँ सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थोड़ा यहाँ इधर शिफ्ट कर दूं? हाँ सर। ओके। और अपन इसको रब करके वापस मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? हाँ सर। ये हो गया बेटा फैक्ट्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कस्टम पोर्ट पे गुड्स कहां से आता है? आउटसाइड इंडिया से। देखो यहां से आता है। कहां से आता है बेटा? यहां से, आउटसाइड इंडिया। ये क्या है सर? ये यूएसए है फॉर एग्जांपल। यहां पर क्या है? यूएसए। अब यूएसए से गुड्स आ रहा है अपने पास कस्टम पोर्ट पर। कस्टम पोर्ट पर गुड्स आएगा तो आपके पास में बेटा दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बेटा? बोलो, इधर दिखाओ। हाँ सर, दो ऑप्शन होते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखता? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन होते हैं उस गुड्स को छुड़ाने के। देखो साहब, मैंने माल तो मंगा लिया, लेकिन बेटा अभी माल का विक्रेता, सेलर अवेलेबल नहीं है। क्या बोला? माल का सेलर अवेलेबल नहीं है। आई एम दी बायर, मैंने माल इंपोर्ट करा, अब ये माल मुझे बेचना है। बेटा मंगाऊंगा किस लिए? बेचने के लिए मंगाऊंगा। हाँ सर, बात तो सही है, या तो बेचने के लिए मंगाऊंगा या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगाऊंगा। मेरे पास में जगह नहीं है। क्या नहीं है? स्टोरेज स्पेस नहीं है, जगह स्पेस नहीं है। तो जो गुड्स है वो बहुत सारा है, उसको मैं रखूं कहां पर? मुझे रखने में प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? आपको फैसिलिटी देती है। गवर्नमेंट भी फैसिलिटी देती है और प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी आपको फैसिलिटी देती है। और ये कंपनीज या गवर्नमेंट क्या करते हैं साहब? कस्टम पोर्ट के पास में, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं, पास में क्या करते हैं बेटा? बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाकर रखते हैं, जहां पर आप अपना माल, अपना गुड क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गई बात आपकी। प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, याद है? स्पेशल वेयर हाउस,
यस सर, 57, 58 और 58A बिल्कुल याद है सर। वेयर हाउस का चैप्टर सीए सिलेबस में तो खैर हटा दिया, सीए वाले बच्चों के लिए तो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल, इंटरमीडिएट पे तो होता ही नहीं है कस्टम, सीए बच्चों के फाइनल लेवल से हटा दिया वेयर हाउसिंग का चैप्टर, लेकिन आपके वेयर हाउसिंग का चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके सर, तो मेरी बात को सुनो, अपने पास कितने ऑप्शन होते हैं? दो। माल आया, हाँ, अब चाहे तो बेटा आपके पास अगर जगह का प्रॉब्लम है तो इसको आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो वेयर हाउस में, कस्टम पोर्ट से छुड़ाओ और वेयर हाउस में डाल दो और वहां रखे रहने दो। सर टैक्स नहीं देना, जब तक आप होम कंजम्पशन के लिए नहीं छुड़ाओगे आपको टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी। वेयर हाउस में शिफ्ट करने के लिए आपको सिर्फ बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा, एक वादा तो देना पड़ेगा ना सर, क्योंकि देखो कस्टम पोर्ट से तो हट गई बात, अब आप बाद में मतलब न कर जाओ, मना कर दो तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपका गुड्स आपके भरोसे छोड़ दिया। इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि सर आप बॉन्ड भरकर क्या कर सकते हो, वेयर हाउस में शिफ्ट कर सकते हो। अब अगर मैंने वेयर हाउस में शिफ्ट करा तो मैं वेयर हाउस से छुड़ाऊंगा, हाँ, मतलब सीक्वेंस फ्लो ऐसे होगा। और दूसरा तरीका बेटा, मेरे पास में तो सेलर इमीडिएटली अवेलेबल है, या फिर मेरे पास में इनफ स्टोरेज स्पेस है, मैं डायरेक्ट गुड्स को क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट गुड्स को छुड़ा सकता हूं। तो इन दैट केस अगर मैं डायरेक्ट छुड़ा सकता हूं तो बेटा मैं डायरेक्टली कस्टम पोर्ट से कहां ले जाऊंगा, अपने घर। फिर तो मैं डायरेक्टली कस्टम पोर्ट से अपने घर ले जाऊंगा ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर वेयर हाउस की सर्विस लेना, उसका भाड़ा दो, ये दो वो दो, झंझट ही नहीं। बात तो सही है। तो अगर बात सही है तो अपने पास रास्ते कितने निकल कर है बेटा? दो रास्ते निकल कर है। पहला वेयर हाउस में ले जाने का, और दूसरा कहां ले जाने का बोलो? दूसरा बेटा डायरेक्ट घर पर ले जाने का। ओके, अब सवाल उठता है सर क्या कि सब यहां से जब हम, कहां से, यहां से, देखो यहां से कस्टम पोर्ट से जब हम गुड्स को लेकर जाते हैं वेयर हाउस में, तो बेटा ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, इसके लिए भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। और जब वेयर हाउस से बेटा घर लेकर आते हो तो इसके लिए भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। और यहां से जब डायरेक्ट घर लेकर आते हो तो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। सर अब बताओ कौन कौन सी बिल ऑफ एंट्री होती है? तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कौन कौन सी बिल ऑफ एंट्री होती है। जब आप कस्टम पोर्ट से गुड्स को छुड़ाते हो, वेयर हाउस में लेके जाते हो, देखो मैं सेक्शन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपना क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कलर, बिल ऑफ एंट्री का कलर, व्हाइट बिल ऑफ एंट्री है कि येलो है कि ग्रीन है, ठीक है? तो अपन तो सीधा उसके मुद्दे की बात करेंगे। तो कस्टम पोर्ट से जब वेयर हाउस में जाएगी तो अपन येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, याद कर लो मेरे साथ साथ, कौन सी? येलो वाली। ओके, और जब वेयर हाउस से छुड़ाएंगे बेटा तो कौन सी वाली फाइल करेंगे सर? ग्रीन वाली। यस बिल्कुल सही, ग्रीन वाली। और जब बेटा मैं डायरेक्ट छुड़ाऊंगा, डायरेक्ट, तो व्हाइट कलर। क्या बात करो सर? हाँ व्हाइट, WHITE, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री में फाइल कर कर चलूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन, यानी मैं वेयर हाउस से छुड़ा रहा हूं। बेटा मेरा क्वेश्चन इस वाली स्टेज की बात कर रहा है, मेरा क्वेश्चन कौन से वाली स्टेज की बात कर रहा है? इस वाली स्टेज की बात कर रहा है जहां मैं वेयर हाउस से छुड़ाकर फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा हूं। इन दैट केस बेटा अपन को क्या लिखा, अपन ने अपने नोट्स के अंदर अपन ने लिखा ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। डी इज दी, सी सॉरी मैंने बोला सी इज द करेक्ट आंसर, डी तो नन ऑफ दीज है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ तो ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री बेटा यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे चलो, चलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आपके साथ हूं। कहीं भी क्वेरी है बेटा, क्वेरी प्रॉब्लम, कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं आपको ऑडियो नोट बना के भेजूंगा। आप बस वॉइस नोट, ऑडियो नोट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेरी मुझे भेज दो। सर क्वेरी आपको कैसे भेजनी है? बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जीएसटी के ऊपर, बहुत ही शानदार, वहां पर बहुत अच्छे डिस्कशंस बेटा बच्चे भी करते हैं, मैं भी उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं, हम डेली के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, वहां पर मैं क्वेश्चंस भेजता हूं, वो बच्चे आंसर करते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वहां पर डिस्कस करते हैं, जीएसटी में कौन कौन सी अपडेट्स आ रही है, बहुत सारी बातें होती है। आप उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर अपनी क्वेरी डाल दो, मैं आपको वहां पर आपका 100% सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। तो बेटा क्वेरी का सॉल्यूशन दे दिया, वॉइस नोट अवेलेबल करा दिया, ऑडियो नोट अवेलेबल करा दिया आपको, और जो लेक्चर्स है वो मैं डाल ही रहा हूं। तो कहीं ना कहीं 60 मार्क्स तो आप कवर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। और बेटा 60 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो वादा करो साहब, आप मुझे बताओगे जरूर कि सर आपके लेक्चर्स ने बेनिफिट करा और मैं एग्जामिशन लेकर आया। जब मुझे बहुत खुशी होगी जब मुझे कोई स्टूडेंट ये बोलेगा साहब आकर कि सर आपकी वजह से, यूट्यूब की वजह से, आपके लेक्चर्स देखकर, आपके ग्रुप की वजह से मेरे एग्जामिशन आई। आई विल फील वेरी वेरी प्राउड, ठीक है। हाँ सर, तो बताओगे? बताएंगे। अगला क्वेश्चन चलो कौन सा आ रहा है, फटाफट पढ़ाई चालू करते हैं। 152, इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन अंडर सिंगल विंडो प्रोजेक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। बेटा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ गया, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन का बेटा एक सिंगल विंडो होता है, ये
1 अप्रैल से आया था बेटा, 1 अप्रैल 2016। ये 2016 की बात है, जब सिंगल विंडो प्रोजेक्ट था, मतलब एक ही ऑनलाइन, बेटा ऑनलाइन फॉर्मेट होता है, उसी के थ्रू आप सारा काम करके चल सकते हो। एक सिंगल विंडो फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन की, समझ रहे हो कि नहीं? सिंगल विंडो फॉर इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन हो आप कर सकते हो। फैसिलिटी कब आई थी बोलो? 1/4 को, 1/4/2016 की बात है बेटा। इसका करेक्ट आंसर यहां पर है ए। क्या है? ए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, डेट वाले क्वेश्चन और सेक्शन वाले क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूं, डेट वाले क्वेश्चन और सेक्शन वाले क्वेश्चन का रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसको समझने का कोई उपाय नहीं होता। आपको कह रहा है पर्टिकुलर एक सेंटेंस दे रहा है और कह रहा है साहब ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है, तो बेटा वो तो सेक्शन याद ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपसे कोई पर्टिकुलर चीज की डेट पूछ रहा है, जैसे अपने पिछली बार सॉल्व करा था, 7 क्वेश्चन आए थे अपने पास। अपने पिछला लेक्चर जब अपने सॉल्व किया था बेटा, जिसके अंदर अपने पिछले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 7 क्वेश्चन आर देयर, जिनमें सिर्फ डेट की बात कर रहा था। तो 7 क्वेश्चन में लगातार डेट डेट डेट, तो बेटा डेट तो याद ही करनी पड़ेगी ना, उसके पीछे का तो कोई लॉजिक नहीं समझने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस्टर ए बुक्ड अ राजधानी ट्रेन टिकट विच इंक्लूड मील। बेटा ट्रेन टिकट के साथ मील मिलना आम बात है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मैंने हमेशा बोला है नेचर ऑफ इंडस्ट्री, बेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नेचर ऑफ इंडस्ट्री नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्री है बेटा, वहां पर आपको फोन के साथ क्या मिलता है बेटा? फोन के साथ चार्जर मिलता है। फोन के साथ में बेटा चार्जर मिलता है। अब बेटा इसको क्या बोलोगे आप? मिक्स्ड सप्लाई? नहीं, उसकी इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है कि फोन के साथ चार्जर देना ही पड़ेगा। जो बंदा नया फोन खरीद रहा है उसको चार्जर देना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस हो क्या जाएगा बेटा? इन दैट केस ये हो जाएगा कि वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। उसी तरीके से ट्रेन टिकट के साथ मील का मिलना, ये नेचर है उस इंडस्ट्री का। ट्रेवलिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री के अंदर बेटा ये नेचर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे सर। इसलिए कौन सी सप्लाई बनेगा? कंपोजिट सप्लाई। प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना बेटा, ये कंपोजिट सप्लाई ही बनेगा, ये मिक्स्ड सप्लाई नहीं बनेगा। हाँ कि ना? हाँ, मिक्स्ड सप्लाई के पीछे मैं ऑलरेडी लॉजिक दे चुका हूं। मिक्स्ड सप्लाई बेटा होता क्या है कि जब बिल्कुल बिल्कुल लेना देना ही नहीं है बेटा आपस में, और फिर वो चीज हम, जैसे कैलकुलेटर के साथ में डायरी, जैसे बेटा एयर कंडीशनर के साथ में उसका स्टेबलाइजर, उसकी केबल, उसकी फिटिंग का सामान कोई नहीं देता। देता है क्या बताओ? लेकिन अगर दे रहा है सिंगल प्राइस पर, मैं हमेशा बोलता हूं सिंगल प्राइस पर, तो दिक्कत है। यहां पर ट्रेन टिकट के अंदर आपको बेटा ट्रैवलिंग की सर्विस भी मिल गई और साथ में बेटा यहां पर आपको मील भी मिल गया। ट्रैवलिंग सर्विस भी मिल गई, मील भी मिल गया। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मिक्स्ड है, प्राइस सिंगल ही है, मतलब हमने तो केवल टिकट का पैसा दिया और टिकट के पैसे के अंदर मील भी मिल गया, तो मिक्स्ड वाला फील आ सकता है बेटा। इसे कहते हैं लॉजिक क्वेश्चन। यहां पर उसने आपको थोड़ा सा परेशान करा और आप क्या करके आ जाओगे? मिक्स्ड। मिक्स्ड नहीं करना, हमें दूसरी चीज देखनी है बेटा, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। हमेशा ध्यान रखना, 2 फैक्टर देखना। प्रिंसिपल सप्लाई वाला फैक्टर देखना एक तो, कि साहब लग रहा है क्या कंपोजिट वाला, नेचुरल बंडलिंग आ रही है क्या? नेचुरल बंडलिंग, तो नेचुरल बंडलिंग देखोगे साहब, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में जो एंसिलरी सप्लाई है क्या वो नेचुरली बंडल्ड है? पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जैसे यहां पर बेटा मील आप अलग से भी खरीद सकते हो, मील आप अलग से भी पैसे देकर खरीद सकते हो, खाना आप अलग से भी खा सकते हो बेटा। ट्रेन के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो खाना नहीं खा सकते क्या? खाना खा सकते हो, उसमें क्या आपकी बात है ना? लेकिन अपन को अगर रेलवे वालों ने टिकट के साथ ही खाना दे दिया तो ये क्या बन गया बोलो? अब आप कहोगे सर मिक्स्ड, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये वहां का नेचर है, इंडस्ट्री का नेचर है। तो 2 चीजें देखनी है बेटा। एक, आपको क्या देखनी बोलो? नेचुरल बंडलिंग। यहां नेचुरल बंडलिंग नहीं है, अलग से मिल सकता है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री का। अब जैसे मेरी बात सुनो, लैपटॉप के साथ बैग, अब बोलो बैग अलग से भी तो खरीद सकते हो, लेकिन आएगा ही आएगा ना, क्योंकि इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो बैग तो साथ में देंगे ही देंगे। उसी तरीके से होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट्स जब अपन खरीदते हैं, जैसे आपको गिटार बजाना पसंद है बेटा, आप गिटार की शॉप पर गए और आपने बोला मेरे को एक अच्छा सा गिटार चाहिए, तो बेटा आपने तकरीबन तकरीबन 5 से 6 हजार का एक अच्छा सा गिटार खरीदा। 6 हजार का जो गिटार खरीदा बेटा, उसके साथ वो आपको गिटार का बैग देगा। आप ऑनलाइन भी अगर गिटार मांगोगे तो साथ में बैग आएगा। प्लेक्ट्रम बजाने के लिए बेटा एक प्लेक्ट्रम होता है, क्या होता है? प्लेक्ट्रम, जिससे अपन गिटार को बजाते हैं, वो साथ में आएगा ही आएगा। क्योंकि बेटा ये म्यूजिक इंडस्ट्री, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में उसका केस, उसका कवर साथ में देते ही देते हैं। अब ऐसा नहीं है कवर अलग से नहीं मिलेगा, कवर अलग से भी खरीद सकते हो आप। अगर आपको खरीदना है तो आप अलग से भी कवर खरीद सकते हो, अलग से भी स्टैंड खरीद सकते हो, लेकिन नए गिटार के साथ या नए पियानो के साथ, कीबोर्ड के साथ केस आता है। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसा है कि साथ में वो चीज आती है। प्रिंसिपल सप्लाई,
मैं ये नहीं कह रहा हूं नेचुरल बंडलिंग है, लेकिन ऐसा होता है, आती है। नेचुरल बंडलिंग कहां पर है? आप बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गए, बोर्डिंग स्कूल के अंदर आपको बेटा आप गए तो पढ़ने, लेकिन आपको वहां पर अकोमोडेशन की सर्विस, कैटरिंग, खाने की सर्विस, रहने की सर्विस, लॉन्ड्रिंग की सर्विस सारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? बोलो मिलेगी सर। और बेटा अगर सारी मिलेगी तो वो बन गया क्या? वो बना नेचुरल बंडलिंग। वो क्या बना? नेचुरल बंडल। साफ साफ दिख रहा है साहब नेचुरल बंडल है, क्योंकि वहां पर मैं दूसरी चीजें अलग से थोड़ी ना लेने गया हूं। बच्चा पढ़ाई करने गया है कि रहने गया है? बच्चा पढ़ाई करने गया है कि कपड़े धुलवाने गया है? बच्चा पढ़ाई करने गया है कि खाना खाने गया है? वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई के साथ बाकी सारी सर्विसेज क्या है? नेचुरली बंडल्ड। नेचुरल है बेटा, नेचुरल है, मिलेगा ही मिलेगा। वो है बेटा कंपोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैंने क्या बोला, एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, दूसरा भी देखना है। वो क्या है? नेचर ऑफ इंडस्ट्री। क्या इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है? आम बात है? हाँ आम बात है, तो बेटा वो भी कंपोजिट सप्लाई बनेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। काफी टाइम देकर अपन ने ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझा। क्या देखा बेटा? कंपोजिट और मिक्स्ड। फटाफट से अगर मैं लिख दूं बेटा इतनी सी चीज, तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी ध्यान रखना, अगर कंपोजिट की बात हो तो दो चीजें देख लेना बेटा, मेजरली दो चीजें देख लेना। वैसे तो चार पांच चीजें देख सकते हैं, बट मेजरली दो चीजें देख लेना। पहली क्या देख लेना? एक तो कि नेचुरली बंडलिंग है क्या बेटा? नेचुरल बंडल, बंडल जो बन रहा है वो नेचुरल बन रहा है क्या? और दूसरा देख लेना बेटा नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री यानी जिस इंडस्ट्री की बात अपन कर रहे हैं, क्या उस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है? आम है? हाँ आम बात है सर, कोई नई बात नहीं है, कुछ ऐसा अजीब नहीं हो रहा, आम बात है बेटा। ट्रेन के टिकट के साथ मील मिलती ही मिलती है। अगर आप एसी का टिकट कराओगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो आपको वह मील इंक्लूडेड होती है उसके अंदर, कॉस्ट के अंदर। तो क्या बन जाएगा बोलो? वो बन जाएगा कंपोजिट सप्लाई। मुद्दा गर्म है वैसे देखा जाए तो, है ना? तो इस पे डिस्कशन लंबा हो सकता है दोस्त, कि मील अलग से मिलती है, ये होता है वो होता है। फॉर द टाइमिंग अपन क्या मानेंगे बेटा? नेचर ऑफ इंडस्ट्री का यहाँ पर सहारा लेंगे। यहाँ पर सहारा किसका लेंगे? इसका, नेचर ऑफ इंडस्ट्री का, ना कि नेचुरल बंडलिंग का, क्योंकि मील अलग से भी मिल सकता है। तो अपन नेचुरल बंडलिंग तो नहीं बोल सकते कि साहब वो मील ही लेने गया बेटा, वो तो ट्रेवल करने गया ना, प्रिंसिपल सप्लाई ट्रेवल की। तो इसलिए आंसर अपन क्या बना देंगे? कंपोजिट सप्लाई। अब आगे चलें सर, बहुत डिस्कस कर लिया। हाँ सर अब आगे चलो। अगला क्वेश्चन आ रहा है 154। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? बेटा इनमें से कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? क्या बोला? जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। कल्टीवेशन, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर या रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी? ऑल ऑफ द अबव। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कैसे सर? 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर बोलो। हाँ सर, भूल ही नहीं सकते, सेंट्रल टैक्स रेट वाला। हाँ सर, तो ये नोटिफिकेशन है किसका? सर्विसेज की एग्जम्पशन का। बेटा सॉरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, और उसके अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट भी आते रहते हैं। जब बेटा नई नई एंट्रीज ऐड होती है, याद है ना? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, बहुत सारी एंट्रीज है। 12/2017 इसमें बहुत सारी सर्विसेज को एग्जाम कर रखा है। किसको एग्जाम कर रखा है? सर्विसेज को। तो बेटा वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सर्विस है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर चाहे वो कल्टीवेशन हो बेटा, देखो चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर हो, चाहे वो रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी हो, ट्रैक्टर वगैरह होता है ना बेटा, ट्रैक्टर होता है। और वो जो होता है ना बेटा, जो ट्रैक्टर के पीछे फिटिंग होती है, नई नई अलग अलग तरीके की मशीन होती है। किसी से बेटा वो जो बीज होते हैं वो जाते हैं पाइपों के थ्रू, और जमीन के अंदर सीडलिंग का काम होता है। तो ये सारा जो काम होता है ये एग्रो मशीनरी से होता है। वो मशीनरी पे अगर रेंट पे दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो तीनों चीजें इंक्लूड है बेटा। मैं अगर फसल उगाऊंगा, कल्टीवेशन का काम करूंगा, उसकी सर्विस लूंगा अगर किसी से, तो बेटा वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बेटा सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, मतलब कि लेबर अगर मेरे को अपने फार्म पर जरूरत है और मैं कहीं से लेबर लेकर आता हूँ, तो वो जो सर्विस लेबर लेगी बेटा, लेबर पैसे लेगी, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, ऑल ऑफ द अबव एग्जेम्प्ट है। कहां से एग्जेम्प्ट है? 12/2017 से एग्जेम्प्ट है। अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 155। ओके हाँ सर ओके। जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड पेड 50 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस ब्यूटी पैगानेंट इन मुंबई टू स्टाइलिश एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। अब देखो बेटा यहां पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, मिस इंडिया ब्यूटी पैगनेंट। क्या? मिस इंडिया ब्यूटी पैगनेंट, ये क्या है? एक कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट को अरेंज करने के लिए, इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पॉन्सरशिप दी गई है, मतलब पैसा दिया सर। कितना पैसा दिया? 50 लाख रुपए बेटा, 50 लाख रुपए दिए। किसने दिए? अरे बोलो किसने दिए? जीटी ज्वेलर्स ने टू 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 स्टाइलिश एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म को दिए।
ठीक है, यानी यहां पर एक लिमिटेड कंपनी, देखो जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रही है बेटा, स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रही है। याद करो बेटा 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन, याद करो बेटा आरसीएम, हाँ सर आरसीएम, मेरे सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नंबर याद होगा, याद करो बेटा याद करो। मैंने कराया कि नहीं कराया, इतनी बार बोला सर, आपको तो पक्का याद हो गया होगा ना। 13/2017, 12/2017 एग्जामिशन का था, अब 13/2017 किसका है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और बेटा रिवर्स चार्ज की जो बात होती है उसके अंदर स्पॉन्सरशिप की सर्विस आती है, और हम सब जानते हैं बेटा स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर एनी पर्सन यानी कोई भी, क्या बोला, कोई भी अगर किसको देगा, अगर एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विस बेटा किसको देगा, बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर दूसरे नंबर पे कौन, अरे बोलो दूसरे नंबर पे कौन, पार्टनरशिप फर्म, बेटा पार्टनरशिप फर्म को देगा, किसको देगा, बॉडी कॉर्पोरेट को देगा या फिर पार्टनरशिप फर्म को देगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आरसीएम में कवर्ड हो जाएगा। आरसीएम क्या होता है सर, बेटा जिन्होंने भी आरसीएम रिवाइज नहीं करा है, अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, क्या बोला मैंने, अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर आरसीएम का टॉपिक, चाहे वो 9(3) वाला या 9(4) यानी रियल एस्टेट, बेटा इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, बहुत डिटेल में मैंने आरसीएम पढ़ाकर आपको दे रखा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वहां से जाकर आप पूरा आरसीएम पढ़ सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते हो बेटा, पढ़ सकते हो, लिटरली पढ़ाया है मैंने वहां पर, रिवाइज के नाम पर मैंने पढ़ा दिया, क्या बोलेंगे, रिवीजन के नाम पर पढ़ा दिया बेटा, पूरा का पूरा लेक्चर ही पढ़ा दिया आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। तो अगर आपको नहीं पता बेटा आरसीएम क्या होता है, जहां पर रेसिपिएंट टैक्स पे करके चलता है, क्यों किस लिए, इसके पीछे की पूरी थ्योरी डिस्कस कर रखी है, समझ में आ रही है बात, हाँ सर। तो वो जो थ्योरी डिस्कस कर रखी है वो आप कहां से जाके देख सकते हो मेरे दोस्त, वो आप जाकर देख सकते हो उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, अमेंडमेंट लेक्चर्स में हो बेटा, आरसीएम देख लेना 9(3) वाला, कौन सा वाला, 9(3), आरसीएम का अलग से लेक्चर बना रखा है। अच्छा एक काम करूंगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, हाँ सर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो मैंने बताया बेटा वहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस कोई भी इंसान, एनी पर्सन, कोई भी इंसान अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है, किसको देता है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, अगर देता है, ये देखो ये दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, तो वहां पर टैक्स पे करके रेसिपिएंट चलता है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पर बेटा एक बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन में तो बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है ना, ये देखो ये कौन सी कंपनी है बेटा, जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड। जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड क्या है बेटा, एनी पर्सन यानी बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, हाँ सर। और ये बेटा सर्विस किसको दे रही है, टू, देखो टू वर्ड पे फोकस करो, कैमरे का फोकस कहां सेट करना है, टू पर, टू स्टाइलिश एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, यानी बेटा यहां पर एक बॉडी कॉर्पोरेट एक पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। आरसीएम में आएगा, आएगा 100% आरसीएम के अंदर आएगा, और टैक्स देकर कौन चलेगा, पार्टनरशिप फर्म टैक्स देकर चलेगी। यानी बेटा हमारे केस में पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, स्टाइलिश एंड कंपनी, क्या नाम है, स्टाइलिश एंड कंपनी, टैक्स देकर चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टाइलिश एंड कंपनी, यानी कि सी, पक्का पक्का, स्टाइलिश एंड कंपनी बेटा, ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 156, अंडर जीएसटी interest is liable to be paid on delayed payment of tax at the rate of, अरे बोलो ना, अरे सर बोलो, सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 किसका होता है, आरसीएम का होता है, हाँ के ना, हाँ सर आरसीएम का, ओ सॉरी आरसीएम का क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट का होता है, क्या बोलवा रहा हूँ बेटा, अभी ऊपर आरसीएम करके रहा है तो मुंह से आरसीएम में निकल रहा है। सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 किसका होता है, इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और बेटा अब वो इंटरेस्ट नेट बेसिस पे लगेगा, हालांकि अमेंडमेंट अभी आई है, आपके सिलेबस, आपके अटेम्प्ट दिसंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि साहब जो ब्याज लगेगा ना वो नेट पे लगेगा, मतलब आईटीसी वाला माइनस करने के बाद, टोटल लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जितना आपके पास पड़ा था वो कैश लेजर से जो पे करना था, सिर्फ उस वाले अमाउंट पर ही आपके इंटरेस्ट लगकर चलेगा। ये अमेंडमेंट आ गई, तो चलो मैंने यहाँ पर अमेंडमेंट भी डिस्कस कर ली। हालांकि बेटा रेट कितना है, 18%, सर 24% है ना सर, आप कैसी बात करो, 24% है बेटा, वो सबसेक्शन 3 में है, सेक्शन 50 के सबसेक्शन 3 में है 24%, वो मालाफाइड केस है बेटा। एक होता है बोनाफाइड, बोनाफाइड यानी साहब मैंने गलती नहीं करी, चोरी नहीं करी, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी नहीं लिया, मैंने अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम करने की कोशिश नहीं करी, मैंने एक्ट के प्रोविजंस के साथ कॉन्ट्रावेंशन नहीं करा,
साहब मेरे पास कैश नहीं था इसलिए मैं थोड़े दिन लेट हो गया, या कहीं बाहर गया हुआ था, इमरजेंसी थी, थोड़े दिन लेट हो गया रिटर्न फाइल करने में, टैक्स का पेमेंट करने में, तो इसलिए वो थोड़े दिन का ब्याज लगाओ, लेकिन रेट बोनाफाइड केस वाला लगाओ। कौन सा? बोनाफाइड केस। और बोनाफाइड केस में बेटा रेट होता है सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर 18%। और जहां पर मालाफाइड है, चोरी, आपकी नियत में खोट है, तो फिर वहां पर डिपार्टमेंट आपको छोड़ेगा नहीं। डिपार्टमेंट कहेगा साहब पकड़ो इसको, और पकड़ के अंदर डाल दो, 24% का रेट लगाएगा, खतरनाक वाला। ठीक है, तो बेटा सबसेक्शन 3 में वो लगकर चलता है। समझ में आ रहा है? हाँ। अगला सवाल कौन सा आ रहा है? अगला सवाल आ रहा है सर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, हाँ। इन केस ऑफ इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, यानी बेटा अगर मैं जैसे इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, इधर देखो, ये है राजस्थान। बेटा राजस्थान में मेरा हेड ऑफिस है, क्या है? बोलो, मेरा हेड ऑफिस है। और जब बेटा मैं राजस्थान से गुड्स ट्रांसफर करता हूं, दिख रहा है आपको? हाँ सर, गुड्स ट्रांसफर करता हूं मेरी ब्रांच को। बेटा किसको? मेरी ब्रांच को। और ब्रांच कहां पर है बेटा? ब्रांच है फॉर एग्जांपल मेरी महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में मेरी ब्रांच है। अब बेटा ब्रांच को जो मैंने गुड्स क्या करा है, बेटा ध्यान से सुनना, ट्रांसफर करा है, सोल्ड नहीं करा। साहब एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को माल भेज रहा है ताकि ब्रांच उसे महाराष्ट्र में क्या कर सके? सेल कर सके, बेच सके। तो इन दैट केस क्या होगा? बोलो, क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा? क्या लगेगा? इंटर स्टेट। बात ही खत्म बेटा, इंटर है। और इंटर के केस में क्या होगा? अपना टैक्स लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो आईजीएसटी विल बिकम एप्लीकेबल, आईजीएसटी विल बी लेवीड। ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है इन केस ऑफ, बेटा ये तो पता ना इंटर के केस में आईजीएसटी लगता है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑलरेडी मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं। इन केस ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन, यानी बेटा कस्टम पर पहुंच गया। अब ये कहां पहुंच गया? कस्टम पे आ गया। यही तो मजा है। तो आपको पता है एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने का मजा यही है। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने में क्या होता है बेटा कि अपन क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बीच बीच में आता है, तो कभी दिमाग कहीं जाता है, कभी दिमाग कहीं जाता है, अपन को नींद नहीं आती। अदरवाइज क्या होता है बेटा, यहाँ पर सप्लाई चैप्टर लेके बैठ जाऊंगा, आरसीएम लेकर बैठ जाऊंगा, कंपोजिशन लेकर बैठ जाऊंगा, अलग अलग चैप्टर लेके बैठ जाऊंगा। उस केस के अंदर क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे, क्योंकि एक ही चैप्टर के प्रोविजन पढ़ते रहेंगे, सेक्शन 7, सेक्शन 8, फिर मैं चार्जिंग में चल जाऊंगा सेक्शन 9, सेक्शन 10, फिर मैं एग्जामिशन में चल जाऊंगा सेक्शन 11, फिर मैं टाइम ऑफ सप्लाई में चल जाऊंगा 12, 13, 14, फिर मैं वैल्यूएशन पे 15, फिर मैं आईटीसी पे चल जाऊंगा 16, 17, 18, 19, फिर मैं आईएसडी 20। तो सेक्शन वाइज पढ़ने में थोड़ा बोर हो सकते हो आप। यहां पर क्या है, कभी कोई सेक्शन आ रहा है, कभी कोई सेक्शन आ रहा है, तो मजा आ रहा है। तो चलो दोस्त, कस्टम वैल्यूएशन के केस के अंदर इफ सी फ्रेथ इज नॉट गिवन, अगर सी फ्रेथ ना दे रखा हो, ना दे रखा हो बेटा, तो आप अच्छे से जानते हो, अपने टेबल बनाते ना, देखो मैंने तो टेबल बना रखी है अपने नोट्स के अंदर ऐसे करके, असर्टेनेबल और नॉट असर्टेनेबल। क्या बेटा? दो चीजें, एक तो होता है आपको अच्छे से पता है फ्रेथ, यानी जो चार्जेस अपने लगते हैं वो, और दूसरा होता है बेटा इंश्योरेंस। क्या होता है? इंश्योरेंस। और यहां पर ये किसकी बात कर रहा है बेटा? फ्रेथ की ही बात कर रहा है। तो अगर असर्टेनेबल है तो एक्चुअल, बट एयर के केस में 20% तक एफओबी का, ठीक है, लिमिटेड टू एयर के केस में, एयर फ्रेथ, यहां तो सी फ्रेथ की बात हो रही है, तो एक्चुअल आ जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल नहीं पता तो 20% ऑफ एफओबी, एक्चुअल नहीं पता तो 20% ऑफ एफओबी। ओके, यानी आंसर हो जाएगा सी। समझा कि नहीं समझा? सर वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, समझ में आ गई बात। कस्टम के अंदर वैल्यूएशंस पढ़ते ना अपन, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 159, इन केस ऑफ लेडी पैसेंजर। सर ये पीडीएफ जिससे आप पढ़ा रहे हो, ये बुक जिससे आप पढ़ा रहे हो बेटा, अगर इसका हार्ड कॉपी आपके पास में नहीं है, अगर इसकी हार्ड कॉपी मतलब किताब आपके पास में नहीं है, पेपर 11 की बात कर रहा हूं मैं, सीएमए इंटरमीडिएट, तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्या डाउनलोड हो जाएगा? पीडीएफ। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करते पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप क्या कर लो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ताकि मोबाइल के अंदर आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। इन केस ऑफ लेडी पैसेंजर कमिंग इनटू इंडिया आफ्टर स्टे अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, लेडी पैसेंजर 1 साल से ज्यादा बेटा बाहर रहकर आई है, बोलो, स्टे अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। सारे बच्चे बताओ, वैल्यूएशन रूल कस्टम के अंदर बेटा कितना पढ़ा है मैंने आपको, याद करो, कितना रिवाइज कराया। किसकी बात करो बेटा? रूल 5, बैगेज रूल्स। याद करो बेटा, याद करो, बैगेज, बैगेज रूल्स। तो बैगेज रूल्स का कौन सा रूल? बैगेज रूल का रूल नंबर 5। अगर 1 साल से ज्यादा लेडी पैसेंजर है बेटा, कौन सी पैसेंजर है बोलो?
लेडी पैसेंजर, देखो लेडी पैसेंजर है ना, हाँ सर लेडी पैसेंजर है। आपको अच्छे से पता बेटा लेडी पैसेंजर के केस में अगर वो 1 साल से ज्यादा अब्रॉड स्टे कर कर आती है तो वहां पर 40 ग्राम्स, क्या बोला, 40 ग्राम सोना बेटा, 40 ग्राम की ज्वेलरी वो लेकर आ सकती है। बट अपर कैप लिमिट कितनी है, अपर कैप लगा रखा है वहां पर, और अपर कैप है बेटा कितने का बोलो, अपर कैप है मेरे भाई 1 लाख रुपए का। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैसेंजर, मतलब जेंटलमैन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, लेडी की बात कर रहा हूं, औरत की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, गर्ल औरत जो भी बोल सकते हो आप, मतलब लेडी की बात कर रहा हूं, फीमेल पैसेंजर की बात कर रहा हूं। तो अगर वो 1 साल से ज्यादा लेकर आने साहब तो फ्री ज्वेलरी कितनी लेकर आ सकते हैं, ड्यूटी फ्री ज्वेलरी, मतलब जिस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, कितनी लिमिट तक बेटा, अपर लिमिट है अपने पास में, बोलो 1 लाख रुपीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या पढ़ना है बेटा, रूल 5 में डिटेल में पढ़ाता हूं, पर जेंट्स का भी दे रखा है, फीमेल का भी दे रखा है, अपने क्वेश्चन में अभी फीमेल की बात ये कर रहा है। GST compensation cess will be levied. GST compensation cess will be levied on supply of टबैको, हाँ, पान मसाला, हाँ, मोटर व्हीकल, हाँ, यानी लग्जरी मोटर व्हीकल्स, जो लग्जरी कार आते हैं ना बेटा लग्जरी, उस पर ये लगकर चलता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, हाँ के ना, हाँ सर। तो कॉम्पनसेशन सेस किस पे लगता है बेटा, एक तो इन प्रोडक्ट्स पे लगता ही नहीं होते आपके, टबैको, पान मसाला, मोटर, ये सब, मतलब आइसक्रीम, इन सब पे लगता है। और इसके अलावा किस पे लगता है बोलो, इस पे लगता है, लग्जरी आइटम्स पे लगता है। ओके ओके ओके, आइसक्रीम नहीं बेटा, आइसक्रीम तो मैं वहां चला गया टिप पर, टिप की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। टिप अपने कंपोजिशन में आता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टिप कंपोजिशन में अलाउड है क्या, अलाउड नहीं है, ट्रेडर अलाउड है, ट्रेडर अलाउड है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टबैको की और पान मसाला की। ओके आगे चले, हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। बेटा एक बात बताओ, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट के जैसा, एक्सपोर्ट के जैसा मतलब जिसे एक्सपोर्ट माना जा सकता है, क्या बोला मैंने, जिसे एक्सपोर्ट माना जा सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट के जैसा। इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्त कि फॉर एग्जांपल ये मैं हूं और ये बेटा एक दूसरा इंसान है, ठीक है, इसको बोलते बेटा मर्चेंट एक्सपोर्टर, 100% EOU आप बोल सकते हो इसको। और ये हूं मैं MM सर। अब MM सर को बेटा USA माल भेजना है, कहाँ माल भेजना है बोलो, MM सर को USA गुड्स सोल्ड करना है, एक सेकेंड है ना, USA। अब बेटा USA मुझे भेजना है, लेकिन मुझे डायरेक्ट एड्रेस नहीं पता, उसका खरीदने वाले का एड्रेस मैं नहीं जानता, लेकिन इनका तो काम ही दिन रात का क्या बेटा, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EOU, इनका तो दिन रात का काम ही क्या बेटा, एक्सपोर्ट करने का। तो मैंने क्या करा, अपना गुड्स इनको सोल्ड कर दिया और इन्होंने आगे USA पहुंचा दिया। तो बेटा इनको देना मतलब USA देना, बात तो वही है ना, क्योंकि इनके पास से जा कहां रहा है, USA ही जाएगा, मतलब उसकी अगली मंजिल, उसकी अंतिम मंजिल मेरे पास से निकलने के बाद, क्या बोला मैंने, मेरे पास से निकलने के बाद। तो क्या बोला बेटा मैंने, क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास से निकलते ही उसकी मंजिल क्या है, उसके बाद वो इधर उधर कहीं नहीं घूमेगा, उसके बाद वो सीधा और सीधा कहां पहुंचेगा बोलो, उसके बाद वो सीधा और सीधा पहुंचेगा USA, यानी दूसरी कंट्री में। तो बेटा कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, आगे ना पीछे क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपोर्ट ही हो गया। तो बेटा इसी को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट, इसी को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। और बेटा ये आता है सेक्शन नंबर 147 में। 147 में गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन लाने की पावर है, तो गवर्नमेंट वहां से नोटिफिकेशन लाकर नोटिफाई करती है कि साहब एडवांस ऑथराइजेशन वाले हो गए, EOU वाले हो गए 100%, इन ये वो केसेस हैं जहां पर हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। इनको डायरेक्ट जीरो रेटेड नहीं बोला, इनको डायरेक्ट सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में नहीं डाला, रेदर इनको सेक्शन नंबर 147 में डाला और इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया, इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया कि आप एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड ले सकते हो 89(4) में, रूल 89(4) में, हाँ के ना, हाँ सर। अब समझ में आया, हाँ, कोई वीडियो प्रॉब्लम तो नहीं है, अब नहीं है सर, सही हो गई, ठीक है, हमने सही कर दिया साहब। ऐसे कैसे प्रॉब्लम आने देंगे, आने नहीं देंगे, आपको पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर को बोलेंगे सब सही हो जाए, वो सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर। चले आगे, चलो, हाँ तो अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, हाँ अब मुझे बताओ इसमें एक चीज, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मुझे बताओ कि बेटा अगर मैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के अंदर, किसके अंदर, DTA, सर ये क्या होता है, ये बेटा इंडिया के अंदर ही, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर। अब MM अगर इंडिया के अंदर ही बेचेगा बेटा, तो क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट बनेगा, क्योंकि साहब ये बाहर तो गया ही नहीं, मैंने तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया के अंदर वाला एरिया, इंडिया के अंदर वाला एरिया मतलब ये वो एरिया होता है बेटा जो कस्टम ऑथोरिटीज के अलावा मतलब बाहर होता है।
अपना भारत जो मेन इंडिया है वो, जैसे SEZ होता है बेटा, एक और एक होता है SEZ के बाहर, तो उसे बोलते हैं DTA, जो नॉर्मल एरिया होता है। जैसे आपकी सिटी, आप रह रहे हो, तो आप कौन से एरिया में रह रहे हो बेटा, आप DTA में रह रहे हो, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में रह रहे हो, नॉर्मल। अब आप अगर गुड्स बेचते हो और वो बेचते हो बेटा DTA के अंदर, यानी नॉर्मल एरिया में बेच रहे हो। जैसे आपका बेटा कोई भी दुकानदार जो पेट्रोल भराते हो वो क्या है, जो आप रिचार्ज कराते हो वो क्या है, ये सब DTA के अंदर ही सर्विस या गुड्स दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। उस केस में क्या डीम्ड एक्सपोर्ट बन जाएगा? नहीं सर, क्योंकि जो आपने दिया वो क्या आगे यूएसए गया क्या? नहीं। इसलिए अब ऑप्शन देखिए, ये चीज समझ में आ गई? हाँ। अब ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बेटा ये होते हैं जिनका काम होता है आगे एक्सपोर्ट करने का, या फिर SEZ का, तो ये बेटा जीरो रेटेड सप्लाई यानी डीम्ड एक्सपोर्ट का पार्ट बन जाता है। आगे ना, हाँ। अपन को क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा जीरो रेटेड मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, मतलब इनमें से कौन सा डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। तो बेटा वो कौन सा, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, देखो ये आ गया, यही तो समझाया मैंने आपको। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेल ऑफ गुड्स टू डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, यानी अगर आप भारत के अंदर ही माल बेच रहे हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। बेटा UNO को देना और फर्टिलाइजर प्लांट को देना ये बाकी की बातें आप देख सकते हो, इसके लिए आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा बेटा, FTP। ठीक है, तो FTP के अंदर ये सारी चीजें आती है, आपको बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से वहां पर समझ में आएगा। हालांकि मैंने आपको एक जिस्ट बेसिक तौर पर समझा दिया कि अगर इंडिया के अंदर यानी DTA के अंदर ही गुड्स को सोल्ड करोगे तो बेटा क्या नहीं लगेगा, बोलो? डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर 100% EO को दोगे तो डीम्ड एक्सपोर्ट वहां पर लगेगा। ओके सर, आगे चले, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 162, क्या बोल रहा है, GST हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग लॉ। कौन कौन से लॉस को GST ने रिप्लेस कर दिया? भाई सारे के सारे, मैक्सिमम जितने भी हमारे पास में बेटा इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, कस्टम को छोड़कर। क्यों बेटा, कस्टम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है ना, वो तो पहले भी गुड्स की बाय सेल पे नहीं लगता था, वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता था। सेक्शन 12 अगर आप कस्टम का पढ़ोगे, कस्टम का सेक्शन 12 बेटा चार्जिंग सेक्शन, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है साहब कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, हमारे यहाँ GST में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, वहां पर टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, यानी लाने पर दूसरे देश से और दूसरे देश ले जाने पर क्या लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम वहां पर आता है। तो कस्टम को रिप्लेस नहीं करा, वैट को और सेंट्रल एक्साइज, यानी कि बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। GST इज अ डैश बेस्ड टैक्स। बेटा आप सभी चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा पिछले लेक्चर्स में, आपने नहीं देखा है, आप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि डेस्टिनेशन कैसे है। फिर आता है बेटा इन IGST, आई का मतलब क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। चले चलो, द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल, इसके ऊपर पूरा लेक्चर बनाकर पढ़ा दिया था, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, फिर से मैं वापस बोल रहा हूँ, GST काउंसिल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर यहाँ इधर आई करके कार्ड्स आते हैं कुछ वीडियो के बीच में, ऊपर से एक कार्ड निकलता है बेटा, वो आई करके ऐसे निकलता है, उसके अंदर भी वीडियोस होती है, तो उसमें टिक करोगे तो वहां डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा। किसका वीडियो? GST काउंसिल का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर होता है बेटा अपना कौन सा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे चले, आगे चलो। 166 अंडर GST लॉ द फ्रेज गुड्स डज नॉट इंक्लूड। बेटा गुड्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है, पहले सारे बच्चे बताएंगे। देखो यार GST पढ़ रहे हो, मैं कहता हूं बाकी डेफिनेशन मत याद करो, लेकिन अगर आप GST पढ़ रहे हो तो बेटा गुड्स और सर्विसेज, नाम ही क्या है GST का, नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेटा कम से कम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन तो बताओ ना, कहां दे रखी है। आपसे कोई पूछ ले कि तू GST पढ़ रहा है, गुड्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है बता, तो उसको बोलो कि बेटा 252 में दे रखी है और इसके अंदर 50 और जोड़ दो, तो बेटा 102 में किसकी डेफिनेशन दे रखी है, सर्विस की। क्या बोला मैंने, 252, 252 सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, और 50 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2102 में किसकी डेफिनेशन दे रखी है, सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। तो ये दो क्लॉजेस तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 252 और 2102। गुड्स इंक्लूड, क्या बोला, गुड्स में क्या आता है बेटा, एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, बट मनी और सिक्योरिटी नहीं आता। मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है बेटा, दोनों से ही बाहर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, मनी एंड सिक्योरिटी। और बेटा मनी में क्या आता है, ये अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन लीगल टेंडर मनी है, फॉरेन करेंसी मनी है, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक मनी है। तो मनी की डेफिनेशन अपन कहां देख कर आए, पिछले लेक्चर में अपने MCQ सॉल्व करा था, उसमें पूरा मनी अपन समझ कर आए। तो नहीं देखा हो पिछला लेक्चर तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेटा यहां पर अमेंडमेंट था EEZ के अंदर, कस्टम के अंदर बेटा 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, यानी कि करेक्ट आंसर इज
ए फ्रॉम द बेस लाइन, जहां पर बेस लाइन खत्म होती है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक क्या है हमारा EEZ है। अगला आ रहा है बेटा सेफ गार्ड ड्यूटी imposed shall be in force for a period of dash from the date of its imposition and can be extended with the total period of levy not exceeding। पहले मुझे सारे बच्चे बताओ सेक्शन कौन सा है? 8B। पहले सारे बच्चे बताओ सेक्शन कौन सा है? 8B। सेफ गार्ड की बात कर रहा है, प्रोटेक्टिव की बात नहीं कर रहा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेक्शन 6 में आती है मेरे भाई, प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेक्शन 6 में आती है। मैं यहां पर सेक्शन 8B की बात कर रहा हूं, सेफ गार्ड की। याद करो वो 3%, 9%, हाँ वो सेफ गार्ड की बात कर रहा हूं मैं। और बेटा ये होता है कम से कम 200 दिनों के लिए बेटा ये लगाई जाती है प्रोविजनल ड्यूटी। क्या लगाई जाती है बेटा? प्रोविजनल बेसिस पर, मतलब शक होता है ना, शक, शंका, डाउट, तो उस केस के अंदर कितने दिन के लिए लगाते हैं? प्रोविजनली 200 दिन के लिए। ठीक है, हालांकि बेटा इसे 4 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो और फर्दर एक्सटेंड 10 साल तक, मतलब टोटल पीरियड 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब बेटा 200 दिनों को मिलाते हुए 4 साल, मतलब ये कि देखो ये 200 दिन 200 डेज। हाँ सर ठीक है, एक मिनट इसको मैं ये कर देता हूं। ये देखो यहां से शुरू हुआ, हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसको मिलाते हुए आगे कितना खींच सकता हूं बेटा? 4 साल, 4 ईयर्स। और बेटा और आगे अगर खींचना चाहूं तो टोटल पीरियड ऑफ लेवी कितना हो सकता है? बोलो टोटल पीरियड ऑफ लेवी बेटा 10 ईयर्स। क्या बोला? 10 ईयर्स। अब समझा? हाँ सर अब समझ में आ गया। बड़ा आसान है। हाँ सर, ये 200 दिन की कहानी और ये 4 साल की कहानी। ओके, तो आंसर है बेटा 200, 4 और 10। हालांकि ऑप्शन में बेटा 200 दिनों की बात नहीं की गई है। आपका ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 साल और 10 साल। अगला क्वेश्चन आ रहा है 69 बेटा। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्ट गुड्स। देखो बेटा अभी बताया था इंपोर्टेड गुड्स के लिए टैक्सेबल इवेंट, मतलब इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी कब देनी होती है। सर क्या पूछ रहा है मेरे से? मैं वापस बोलूं? हाँ, ये मेरे से पूछ रहा है कि बेटा फॉलोइंग इनमें से कौन सा टैक्सेबल इवेंट है इंपोर्टेड गुड्स के लिए, मतलब इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स कब देना होता है, ऐसा क्या घटित होता है। इवेंट का मतलब ऐसा कौन सा इवेंट होता है अपने गुड्स, अपने, एक बात बताओ सब छोड़ो आप, तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बताओ। टैक्सेबल इवेंट मतलब जीएसटी कब लगता है बेटा? जब सप्लाई बनती है, जब क्या होता है? सप्लाई। सेक्शन 7 अपने यहां पे टैक्सेबल इवेंट है। कस्टम में टैक्सेबल इवेंट कौन सा बेटा? बोलो कस्टम के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये कह रहा है बेटा इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स कब लगेगा, मतलब इंपोर्टेड गुड्स के लिए टैक्सेबल इवेंट कौन सा है। तो मुझे एक बात हो बेटा, ये है गुड्स, ठीक है, ये आपके पास ये बहुत सारा गुड्स है और ये कहां रखा हुआ है? ये रखा हुआ है दोस्त यहां पर कस्टम स्टेशन पर। कहां पर? एक मिनट में यहां से लिख दूं। हाँ सर यहां से लिख दो कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट मतलब गवर्नमेंट का जो जगह होती है ना बेटा, जहां पर माल आता है शिप के अंदर, जहाज के अंदर, और जहाज के अंदर से आकर क्या होता है? अनलोड होता है, मतलब उतरता है। तो ऐसे थोड़ा ना उतरते ही जाके उठा के ले आओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, गवर्नमेंट बैठती है वहां पर, गवर्नमेंट के आदमी बैठते हैं, ऑफिसर बैठते हैं, जिनको बोलते हैं कस्टम ऑफिसर, कस्टोडियन। याद करो, ऐसे उठा के थोड़ा ना ला सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा सर? बेटा टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो सर उसके लिए बेटा, उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? बिल ऑफ एंट्री। सर ये क्या होता है बेटा? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स बताते हैं, फिर वो डिटेल्स वो टैली करता है कि साहब जितने गुड्स हैं वाकई में इसने जो बताया वो है कि नहीं है, जो वैल्यू ये बता रहा है असेसेबल वैल्यू वो है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करते हैं और फिर ड्यूटी का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं। उसको बोलते हैं बेटा बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री। वो फाइल करनी पड़ती है बेटा। वो फाइल करने के बाद जब ये गुड्स बाहर निकलता है, देखो यहां से, बस बेटा जैसे ही यहां से ये बाहर आया, जैसे ही यहां से बाहर आया बेटा, यही वो इवेंट है। जैसे आपको याद है एक्साइज, ये येलो कलर का मैंने मार्क किया ना बेटा, येलो कलर का ये वाला, ये क्रॉस दी कस्टम बैरियर्स, इसको बोलते हैं कस्टम का ऑफिस, कस्टम की दीवार। जैसे ही कस्टम की दीवार से बाहर निकला, टैक्स लग गया साहब। और बेटा बिना टैक्स दिए आप कस्टम से बाहर निकाल नहीं सकते, बिना टैक्स दिए कस्टम बाहर निकाल नहीं सकते। तो अपने पास ऑप्शन क्या है बेटा? अनलोडिंग। नहीं, अनलोडिंग ऐसा थोड़ा ना बेटा कि यहां पर जहाज रुका और जहाज से माल उतरा तो उतरते टैक्स ले लेंगे, नहीं, उतरते टैक्स नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ओ हो जहाज यहाँ TWI टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में घुसा तो बेटा घुसते टैक्स लग जाएगा क्या? मतलब आया भी नहीं, केवल टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में एंटर हुआ तो ही टैक्स लगा देंगे क्या? नहीं। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री,
बेटा जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री लगाता हूं उस दिन टैक्स नहीं लगता। आप कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज के अंदर, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। बेटा मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूं ना उस दिन, तो उस दिन मैं क्या करता हूं, सेल्फ असेसमेंट। लेकिन एक्चुअल टैक्स पेबल कब होता है बेटा, जब मैं गुड्स को छुड़ा के लेके जाता हूं। यानी डी ऑप्शन देखो बेटा, क्या लिखा है, क्रॉस दी कस्टम बैरियर। ये देखो क्रॉस दी कस्टम बैरियर। बेटा जिस वक्त कस्टम बैरियर को क्रॉस करते हैं, जिस वक्त कस्टम बैरियर को क्रॉस करते हैं उस वक्त टैक्स देना पड़ता है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो है बेटा टैक्सेबल इवेंट। क्या बोला मैंने, वो बनेगा आपका टैक्सेबल इवेंट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, मजा आ रहा है, हाँ सर मजा आ रहा है। आगे चलें, आगे चलें। सेक्शन नंबर सेक्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 170। कभी कभी हम भी सर सेक्शन सेक्शन करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात किसकी चल रही है बेटा, सेक्शन 170। सर आपने तो इतना सारा काम कर दिया, तो एक काम करो, फुल स्क्रीन कर दूं, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फोटो खींचनी है फोटो खींच लो। फटाफट से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और फटाफट से वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो खींचो फटाफट। खींच लिया फोटो, हाँ सर खींच ली। चलो अब मैं इसे हटा रहा हूँ, हाँ सर हटा दो। चलो 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 चलो, ये लो, अब आ गया हो। वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट इज नॉट अवेलेबल। बेटा मैंने अभी अभी ऊपर टेबल बनाई थी ना, ये देखो ये रही। सर वो टेबल कहाँ गई, ये रही, देखो ये रहा ये रहा ये रहा। एक होता है किसका, फ्रेथ का, एक कॉलम होता है, एक रो होती है फ्रेथ की, और दूसरी रो होती है बेटा इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस के केस में हम बोलते हैं बेटा एक्चुअल पता है तो ठीक, वरना 0.125% ऑफ एफ ओ बी, 0.125% ऑफ एफ ओ बी। ये वैल्यूएशन रूल्स की ही बात हो रही है बेटा यहाँ पर। और वही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, 1.125% बेटा, 0 नहीं, आई एम रियली सॉरी, इट इज 1.125%, क्योंकि जो है बेटा उसमें तो जुड़ेगा ना। तो क्या बोलेंगे, 1.125%। उसे करेक्ट करना बेटा, जीरो नहीं है वो, करेक्ट करो, 1.125%, ठीक है। हाँ सर ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1.125%, ठीक है। ओके सर, जीरो को करेक्ट कर लेना बेटा, जीरो लिख दिया था मैंने, तो प्लीज करेक्ट इट, इट इज नॉट जीरो एट ऑल, इट इज 1.125%। आप बुक में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये बहुत बेटा, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पर इतने क्वेश्चन कराता हूँ, इतने क्वेश्चन कराता हूँ कि जिसकी हद ही नहीं है। पूरा पिछले 5 साल का कंपाइलर सोल्व करते हैं ना बेटा, तो उसमें कम से कम देख लो आप 11 अटेम्प्ट कवर हो जाते हैं बेटा, इतने सारे पेपर कवर हो जाते हैं। तो हर पेपर में तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन आता ही है वैल्यूएशन से, और बेटा उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको या तो एयर फ्रेथ के अंदर उलझाएगा या फिर इंश्योरेंस के अंदर उलझाएगा, वहां पर कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। तो ये ध्यान रखना, 1.125% होता है। अगर अवेलेबल नहीं है बेटा, नॉट अवेलेबल, अगर मुझे अवेलेबल नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, तो मैं कितना लेकर चलूंगा, एफओबी का 1.125%, एफओबी का, ठीक है। हाँ सर, अगला आ रहा है बेटा, गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी। बेटा हर तरीके से सेम है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 1 और उसका डी, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज डी, क्लॉज डी, आइडेंटिकल गुड्स बेटा, आइडेंटिकल गुड्स, क्या बोला मैंने, आइडेंटिकल गुड्स। सेक्शन क्या बताया, सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज डी, जो ऑल रेस्पेक्ट्स में बेटा, वहां सीधा सीधा भाषा, वहां से कॉपी मारी है इन्होंने, कॉपी कर कर लेकर आए। ऑल रेस्पेक्ट्स यानी हर तरीके से एक जैसा माल। मतलब ये साहब कि देखो, मैं आपके पास देता हूं एग्जांपल, ये देखो ये पेंसिल, सर पेंसिल दिख रही है, हाँ अब दिख रही है, ये 2 पेंसिल है बेटा, ये दोनों पेंसिल नटराज की है, बिल्कुल कॉपी एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। तो जो 2 गुड्स बेटा, ये हो सकता है बेटा लोकल हो, एक लोकल हो एक नटराज की, लेकिन दिखने में एक जैसी बेटा, हर तरीके से, इनका साइज, इनका जो कलर आता है लिखने से बेटा, जो एक वो कहता है क्या बोलते हैं उसको, कलर, हाँ मतलब ब्लैक कलर की है, और सब कुछ बेटा सेम है बिल्कुल। देखो ये भी बॉन्डेड लीड है, ये भी बॉन्डेड लीड है, ये भी एच बी पेंसिल है, ये भी एच बी पेंसिल है, बिल्कुल एक जैसी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल गुड्स, यानी इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो एक जैसी है। ओके सर, और फिजिकल क्वांटिटी में भी बेटा, इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसमें भी बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइडेंटिकल गुड्स, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज डी। आगे चले, हाँ सर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। साहब आपको अच्छे से पता है, टिप 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 बरसा पानी। चलो टिप, क्या बोला, टिप। तो बेटा टिप में क्या होता है, टैक्सेबल, देखो इधर आओ, टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला, क्या बोला, टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला।
तो बेटा ना तवेको वाला, ना आइसक्रीम वाला अंकल और ना पान मसाला वाला अंकल मैन्युफैक्चरर, इन तीनों का मैन्युफैक्चरर मतलब आइसक्रीम बनाने वाला, तवेको बनाने वाला और पान मसाला बनाने वाला। बेचने वाला नहीं, बेचने वाला आ सकता है सर, मतलब ट्रेडर आ सकता है। ट्रेडर, ट्रेडर अलाउड है, क्या बोला? ट्रेडर अलाउड है, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं है। ट्रेडर अलाउड है, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर तीनों मैन्युफैक्चरर ही दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हु मतलब कैन नॉट ऑप्ट, देखो क्या दे रहा है, कैन नॉट, और तीनों बेटा मैन्युफैक्चरर ही दे रखे हैं उसने, तो तीनों ही अगर मैन्युफैक्चरर है तो तीनों नहीं आ सकते। अगला सवाल आ रहा है, जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर टू एन एम्प्लॉयर बाय एन एम्प्लॉय। बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जीएसटी से बाहर हैं, अगर दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर कहां दे रखा है? शेड्यूल 3 में दे रखा है। कहां दे रखा है? शेड्यूल 3 में दे रखा है। ई मैजिक, पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख कर आओ, समझ में आ जाएगा ई मैजिक क्या चीज होती है। पिछला लेक्चर देख कर आओ, समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि ई मैजिक क्या होता है। ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, तो बेटा ऑप्शन क्या देखें, रेगुलर बेसिस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा एक बात बताओ, आप बेटा एम्प्लॉयर हो, बेटा एम्प्लॉय एम्प्लॉय होगा का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होने का मतलब क्या होता है? चलो सारे बच्चे बताओ। आपके पापा बेटा रोजाना, अगर आपके पापा जॉब करते हैं, क्या करते हैं मैं कह रहा हूं आपके पापा, अज्यूम करो बेटा जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है अज्यूम करो आपके पापा क्या करते हैं, जॉब। ठीक है, जो बिजनेस वाले बच्चे हैं वो भी यही सोचो कि आपके पापा क्या करते हैं, जॉब। तो बेटा जॉब के अंदर क्या होता है, रोजाना जाना होता है, सुबह रोजाना शाम को आना होता है, फिक्स बेसिस पे काम होता है। ऐसा नहीं है बेटा 4 दिन जाना है फिर आगे 20 दिन नहीं जाना फिर 4 दिन जाना है, ऐसा होता है क्या? नहीं, पापा रोजाना सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, रेगुलर बेसिस। और बेटा कभी कभी पापा को स्पेशल काम के लिए भी भेजा जाता है, याद है? कोई दूसरी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी में स्पेशल विजिट, ट्यूर पे जाते हैं। तो बेटा ट्यूर पे जो जाता है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। लेकिन बेटा जो रोजाना ऑफिस जाते हैं वो रेगुलर बेसिस होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब ही क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब ही ये है साहब कि आप रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस, ना कि बेटा नॉट इन द कोर्स। अगर नॉट इन द कोर्स है तो फिर वो बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होती। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीएसटी इज पेबल, जीएसटी पेबल कब होगा बेटा? जब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगी। यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेटा ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो एग्जाम्प्ट है। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए के आगे लिख देता हूं बेटा, ऑप्शन नंबर ए के आगे ये शेड्यूल 3 में कवर है, तो इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नेगेटिव सप्लाई। लेकिन बी में लगेगा, क्योंकि बी क्या है, बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ सर आगे चले। अगला क्वेश्चन आ रहा है 174, वेयर अ पर्सन बिकम्स लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ही शुड फर्निश एप्लीकेशन। बेटा 30 दिन के अंदर, सेक्शन नंबर 25। बोर हो गए होंगे साहब, आप पढ़ पढ़कर बोर हो गए होंगे, इतनी पुरानी बात और इतनी कॉमन सेंस की बात है बेटा। 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड इन इंटर स्टेट सप्लाई। बेटा इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगता है और कुछ भी नहीं लगता। इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगता है। अभी अभी ऊपर समझा कर आया था बेटा, 2 स्टेट हैं, राजस्थान महाराष्ट्र, यहां से गुड्स जा रहा है कहां को, महाराष्ट्र को, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा बेटा, ये इंटर बनेगा। हाँ क्या ना, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 176, डैश मीन्स वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस। याद आया बेटा, जब समुद्र के अंदर जहाज में से कुछ सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है ताकि जहाज को हल्का किया जा सके, है? हाँ, ये आपका जहाज है, इस जहाज में से बेटा अगर उठा के सामान को बाहर पानी में फेंक दोगे, कहाँ फेंक दोगे, पानी में फेंक दोगे, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये जेट सम बन जाएगा। याद आया क्या? हाँ सर याद आया, जेट सम, ये रहा बेटा। ओवरलोड अंडरलोड नहीं, ये तो फालतू की बात है, ओवरलोड अंडरलोड। बेटा करेक्ट आंसर है ए, जेट सम। क्या बन जाएगा बोलो, जेट सम बन जाएगा। आगे चले, ओके सर। 177, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेविएबल एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन। बेटा कस्टम टैरिफ एक्ट शेड्यूल 1, याद करो शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल 1 के अंदर 2 आती है, एक स्टैंडर्ड एक प्रेफरेंशियल रेट, एक स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट में आती है बेटा 10%, और प्रेफरेंशियल रेट मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या बोला मैंने, कस्टम
टैरिफ एक्ट का शेड्यूल फर्स्ट, उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है बेटा स्टैंडर्ड रेट, एक है प्रेफरेंशियल रेट, और स्टैंडर्ड रेट है 10%। ये यही बोल रहा है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी बेटा स्टैंडर्ड रेट होता है 10% का, वो कहाँ लगती है, वो शेड्यूल 1 में लगती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन बेटा। सेकंड शेड्यूल नहीं है, कस्टम एक्ट नहीं है, कस्टम्स मैनुअल नहीं है, तो फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 178, क्या आ रहा है 178, अ शिप कंटेन्स, अ शिप कैरीज सम गुड्स, और गुड्स का नाम क्या है बेटा, के एल एम एंड एन, फ्रॉम सिंगापुर टू दुबई वाया चेन्नई, मतलब सिंगापुर से दुबई वाया चेन्नई। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये सिंगापुर है, ये दुबई है बेटा, और ये साउथ है चेन्नई, ये चेन्नई है। तो आप ये अज्यूम करो कि ये क्या है दुबई, ये क्या है सिंगापुर, और ये क्या है चेन्नई। यानी बेटा जो गुड्स जाएगा ना वो ऐसे जाएगा, टन टन टन, चेन्नई होते हुए, चेन्नई होते हुए, देखो यहां से निकला और घूम के मेरे किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, हाँ। बट होते हुए देखो मैं आपके पास आया, लेकिन आपके यहां रुका क्या, नहीं, घूमकर वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड वाया, इसका मतलब होता है वाया, वाया के मतलब के थ्रू। अरे अपन वो नहीं देखते क्या, बस रूट, RSRTC, हमारे राजस्थान ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे हम जब जाते हैं ना, राजस्थान ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे, रोड ट्रांसपोर्टेशन, बस तो वहां पर वाया लिखा हुआ आता है, मतलब वाया, रूट को अपन वाया बोलते हैं साहब, कि ये बस वो होते हुए वहां जाएगी, ब्यावर होते हुए अजमेर जाएगी, जयपुर वाली बस। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर समझ में आ गई बात, पक्का पक्का। अभी आगे क्या पूछ रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट बात तो वो है, अभी तो अपने केवल रूट समझा। L&M आर मूव्ड एट चेन्नई इन अनदर वेसल, बेटा जहां पर शिप चेंज हुआ वो शिपमेंट कहलाता है। मैं तो याद ही कराता हूं, एक होता है बेटा ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, शिपमेंट यानी शिप का बदलना, जहाज का बदलना, और दूसरा होता है बेटा ट्रांजिट, 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 गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांजिट का मतलब होता है कि गुड्स का मतलब अपन बोलेंगे ना बेटा, शिप चेंज नहीं हुआ, जहाज नहीं बदला, जिस गाड़ी में आ रहा था उसी गाड़ी में आया, रुका, जितना गुड्स उतारना था, जिसको अपन बेटा लैंडिंग कार्गो बोलते हैं, वो उतारा, और वापस बेटा उसी गाड़ी के अंदर जो बचा हुआ माल था वो आगे चला गया, गाड़ी चेंज नहीं हुई। बट बेटा अगर ऐसा होता, ये तो था एक एग्जाम्पल, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। इस बार भी बेटा गुड्स आया, जो गुड्स उतरना था वो उतरा, और बेटा व्हीकल चेंज हो गई, व्हीकल 1 की व्हीकल 2 हो गई, और जो बच गया वो नए व्हीकल में लोड हुआ, वापस इधर से अनलोड हुआ और नए व्हीकल में लोड हुआ, और फिर आगे बेटा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ गया, फिर डेस्टिनेशन की तरफ गया। इसको बोलते हैं शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, और इसको बोलते हैं ट्रांजिट, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। समझा कि नहीं समझा, समझा सर। अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एल और एम, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, एल और एम आर मूव्ड फ्रॉम चेन्नई इन अनदर वेसल, एल 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 बीइंग फॉर कोची, मतलब एल तो बेटा कोची की तरफ जाएगा, चेन्नई से कोची जाएगा, नए जहाज में बैठकर, नए जहाज में बैठकर कहां जाएगा बेटा, कोची, और एम कहां जाएगा, नए जहाज में बैठकर दुबई। बेटा सर दुबई तो जा रहे थे, अरे जा तो दुबई रहे थे, लेकिन जहाज तो बदल गया ना, शिप, व्हीकल तो बदल गई ना, हाँ फिर ठीक है। तो यहां पर ये पूछ रहा है बेटा ट्रांसशिप्ड गुड्स कौन सा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एज पर कस्टम लॉ द ट्रांसशिप्ड गुड्स इज और आर, एल और एम दोनों, क्योंकि बेटा दोनों ने अपना जगह बदली, अपना जहाज बदला, और अगर दोनों ने अपना जहाज बदला तो ट्रांसशिप्ड क्या बन जाएगा, एल और एम दोनों ट्रांसशिप्ड बन जाएंगे। ओके, यानी करेक्ट आंसर हो गया बेटा सी। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एल एंड एम बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ क्या ना, हाँ सर चले चलो। अगला क्वेश्चन है बेटा इन द जीएसटी, अरे कहां गया, हाँ ये रहा, इन द जीएसटी डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग आईजीएसटी फॉर ऑल द इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या बोल रहा है, इन द जीएसटी डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग आईजीएसटी फॉर ऑल द इंपोर्ट्स ड्यूटी शैल बी लेविड एट द रेट रुपीज ऑफ। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग आईजीएसटी फॉर ऑल द इंपोर्ट ड्यूटी। बेटा इंपोर्ट ड्यूटी पे आईजीएसटी लगता है 37 के अंदर, और वो बेटा रेट डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कोई रेट फिक्स नहीं होता बेटा।
IGST का इंपोर्ट के अंदर 3.7 के थ्रू लगता है और 3.9 के थ्रू कॉम्पनसेशन सेस लगता है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है साहब, इस क्वेश्चन को बेटा आप कट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कट। और अगर आपको बेटा इसका मतलब समझ में आता है कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर समझाने की कोशिश करना कि ये क्या पूछ रहा है। मुझे नहीं पता है, कह रहा है लेविड एट द रेट और फिर लिख रहा है रुपीज ऑफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मिस प्रिंटिंग है बेटा, कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है, या कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इस वजह से अपन इसको समझ नहीं पा रहे। हालांकि 179 को आप कांटा लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बेटा 180 पर। हाँ सर ऐसा क्यों होता है? बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर एक क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। बेटा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, किधर का कॉपी करा हुआ किधर पेस्ट हो जाता है, और किधर का पेस्ट करा हुआ किधर कॉपी हो जाता है। तो गलत कॉपी पेस्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल बनती है तो जनरली टेक्स्ट को कॉपी करा जाता है एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। तो हो सकता है बेटा वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई हो, इस कारण से ऐसा हो गया हो। जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि 179 गलत हो गया तो आगे के आप सारे गलत, ऐसा नहीं है। सारे गलत नहीं है, वो एक में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई होगी इसको टाइप करने में, या फिर जिसने टाइप करा बेटा उसने कुछ और कहीं और से टाइप कर दिया होगा, ऊपर वाली लाइन का नीचे, नीचे वाली लाइन का ऊपर कर दिया होगा। याद करो इसका जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे अगर देख रहे हैं बेटा, हमारे सीए के सिलेबस में इसका होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, एक सब्जेक्ट होता है, शायद पेपर 7 होता था वो। हाँ पेपर 7 ही होना चाहिए, क्योंकि 8 शायद डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता था, 9 इनडायरेक्ट टैक्स होता था। इसका की बात कर रहा हूँ मैं, सीए फाइनल लेवल पे होता था। अब तो ये सब्जेक्ट नए सिलेबस में हट चुका है। वहां पे बेटा ट्रांसक्रिप्शन एरर होती है। एरर शब्दों को आगे कर देना और पीछे कर देना। याद करो ट्रांसक्रिप्शन एरर होती है कि नहीं होती है? हाँ सर होती है। मैं उसी की बात करूँ बेटा, एडिशन डिलीशन याद है? हाँ सर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है ना बेटा कि क्वेश्चन प्रिंट होते वक्त, जिस वक्त जो छाप रहा हो बेटा, छापते वक्त लाइन ऊपर नीचे हो गई हो, तो इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया 179। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे क्वेश्चन गलत है बेटा, आगे के सही हो सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 180 क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन नंबर 224 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, ओके, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ व्हीकल कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड इंपोर्ट रिपोर्ट। बेटा 224 के अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट, याद करो बेटा इंपोर्ट प्रोसीजर वाला चैप्टर, इंपोर्ट प्रोसीजर, उसके अंदर आपको देनी होती है कितने घंटे के अंदर? अरे बोलो कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे के अंदर, विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल। क्योंकि बेटा व्हीकल का केस है। अरे देख लो यार, व्हीकल 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 व्हीकल, जहाज नहीं है। अगर ये होता ना शिप, तो बेटा वहां तो बिफोर अराइवल मतलब आने से पहले, बिफोर अराइवल आने से पहले, और यहाँ आने के 12 घंटे के अंदर, मतलब विद इन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल। गाड़ी आ गई, हाँ, आने के बाद 12 घंटे के अंदर। बेटा ये देखो, ये गाड़ी आ गई, अंदर एंटर कर गई ना, जैसे ये था बॉर्डर, ये क्या है? बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर एंटर कर गई, हाँ, आने के 12 घंटे के अंदर। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट का या फिर शिप का केस होता, तो बेटा वहां तो आने से पहले, मतलब एंटर होने से पहले, ये जो स्पेस बचा ना, इतना दूर पर ही आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इंपोर्ट मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो वो बेटा 12 घंटे के अंदर अंदर आपको, इंपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं अपन उसको, इंपोर्ट मैनिफेस्ट बोल सकते हो, 12 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। तो बेटा ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आगे चलो। 181 रेंटिंग ऑफ अ मैरिज, क्या बोला? हाँ मैरिज से रिलेटेड बातें हो रही है। मैरिज, रेंटिंग ऑफ अ मैरिज हॉल ऑन्ड बाय अ ट्रस्ट। आप अभी बहुत छोटे हो बेटा, अभी इंटर में हो, अभी तो फाइनल बाकी है, फिर जॉब लगेगी, फिर सोचना इन बारों में, इन बातों के बारे में फिर सोचना। अभी आप कहाँ जाओ बेटा? क्वेश्चन पर आ जाओ। रेंटिंग ऑफ मैरिज हॉल ओन्ड बाय अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वेयर। याद करो बेटा एंट्री नंबर 14, ब्याह व शादी की बातें होती है। किसकी बातें होती है? ब्याह और शादी की बातें होती है। एंट्री नंबर 14 रिलीजियस एक्टिविटीज जो करवाई जाती हैं। एंट्री नंबर 14 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। याद करो एग्जामिशन वाला नोटिफिकेशन। हाँ सर वो एग्जामिशन वाला चैप्टर है ना उसके अंदर। ओके सर, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये मेरे से पूछ रहा बेटा कब एग्जाम्प्ट नहीं होता। और रेंटिंग ऑफ मैरिज हॉल की बात हो रही है, यानी 1000 की 10,000, 10,000, यानी बेटा अगर किराया एक दिन का 10,000 से ज्यादा है तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। और वो मेरे से यही पूछ रहा है कि कब एग्जाम्प्ट नहीं होगा मैरिज हॉल का किराया। बेटा 10,000 देखो, 5,000 कोई मतलब नहीं है, 1,000 कोई मतलब नहीं है, 10,000, और वो भी मोर देन होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ बात तो सही है, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड बोलते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन देख ले, इंपोर्ट नहीं बेटा, इंपोर्ट कभी भी जीरो रेटेड नहीं बनता। बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट, बेटा इसको भी जीरो रेटेड बोलते हैं।
ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। दो ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं बेटा? डी ऑप्शन देखें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और नहीं एंड सब, हाँ ये कंबाइन हो गया ना बेटा, एंड ये कंबाइन हो गया, तो एक्सपोर्ट भी आ गया और सप्लाई भी आ गई। किसको? एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट को। यानी बेटा ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका? ए ऑप्शन का प्लस सी ऑप्शन का क्या हो गया? कॉम्बो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन भी आ गया, एक्सपोर्ट और सप्लाई भी आ गई। तो बेटा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सर मतलब ये भाई कि देखो ये है मेरा भारत महान, बेटा मैं भारत महान से बाहर भेजूं या भारत के अंदर ही एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में भेजूं? मैं भारत से बाहर भेजूं तो भी एक्सपोर्ट, और एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड में इंडिया के अंदर ही सप्लाई करूं। क्या बोला? एक एक्सपोर्ट बोला, दूसरा सप्लाई बोला, लेकिन सप्लाई किसके बीच में? एसईजेड डेवलपर और यूनिट, तो वो भी एक्सपोर्ट, तो वो भी एक्सपोर्ट, मतलब दोनों मिलाकर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट। तो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट सर कहां लिखा हुआ है बेटा? सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 किसकी बात करता है? आपके जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर चलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास में 183। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है बोलो? 183। The period prescribed for issuance of tax invoice in case of provision of service। ओहो, सर्विस के केस में बेटा इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस इशू करने की डेट, टैक्स इनवॉइस इशू करने की डेट, प्रोविजन ऑफ सर्विस, समझ रहे हो? सर्विस के केस में तो बेटा सेक्शन नंबर 31 का सब सेक्शन नंबर 2 आपको कहां भेजेगा? रूल नंबर 47 बेटा ऑलरेडी करा रखा है सीए इंटर वालों को भी, सीए फाइनल वालों को भी, एमसीक्यूज के अंदर याद कर लो। रूल 47 किसके केस में? सर्विस के केस में। तो बेटा सर्विस के केस में रूल 47 में जाना पड़ता है, और वो बोलता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस देने के 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर बैंकिंग कंपनी है तो 45 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा अपन को, 45 दिन नहीं नहीं नहीं, 60 दिन नहीं, 30 दिन, और बैंकिंग कंपनी 45 दिन। बेटा सी ऑप्शन। क्या बोला? नींद आ रही है? मेरे को नींद नहीं आ रही, सॉरी। कभी कभी होता है बेटा ऐसा, बिना आज चाय भी नहीं पी, कॉफी भी नहीं पिया है ना। चाय तो वैसे मैं पीता भी नहीं हूँ, बट हाँ कॉफी भी आज मैंने नहीं पी। फिर कॉफी भी मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ, कभी कभी पी लेते हैं सब, तो इसलिए नींद आ रही है। क्या बोला? जनरली 30 डेज फ्रॉम दी सप्लाई ऑफ सर्विस। कहाँ से बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर अंदर। हाँ, और बैंकिंग कंपनी है तो 45 दिन बेटा, 45 डेज। ये देखो 45 डेज कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस की डेट से 30 दिन अगर नॉर्मल केस है, और बैंकिंग कंपनी का केस है तो वहां पर उनको थोड़ा ज्यादा पीरियड मिलता है बेटा, तो वहां पर 45 दिन पकड़कर चलेंगे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ रहा है बेटा 184। होता क्या बेटा, जब अकेले पढ़ाते हैं ना, अभी कोविड की वजह से वी डोंट हैव फेस टू फेस क्लासेस, तो वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स फ्रॉम आवर स्टूडियो। तो इन दैट केस क्या होता है कि बच्चे दिखते रहते हैं, कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो इट वाज लाइक चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मोनोटोनियस हो जाता है। हाउएवर एंजॉय उतना ही करते हैं साहब पढ़ाते वक्त, ऐसी बात नहीं है। हम यही मान के चलते हैं कि हमारे सारे बच्चे हमको देख रहे हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मोनोटोनियस हो जाता है कैमरे के सामने। एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय, बोलो एनुअल रिटर्न कौन भरकर चलेगा बेटा? एनुअल रिटर्न आपको पता है सेक्शन कौन सा है? 44। बोलो सेक्शन कौन सा है? 44 सीजीएसटी का। तो 44 की बात कर रहा हूं मैं। 44 में लिखा बेटा एनुअल रिटर्न सबको भरना है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। क्या लिखा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट आईएसडी, एक्सेप्ट टीडीएस, एक्सेप्ट टीसीएस, एक्सेप्ट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो बेटा कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है सबको फाइल करना है, सबको तो फाइल करना है, लेकिन वहां पर क्या दे रखे? एक्सेप्शन, अपवाद कि साहब इनको नहीं करना। ठीक है, देखें अपन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बेटा, ये तो गलत ऑप्शन है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मतलब तो हो गया सबको भरना है, सबको नहीं भरना। कुछ लोगों को बेटा यहां पर एग्जम्पशन दे रखी है। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर, बेटा टर्नओवर की बात अभी फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनुअल रिटर्न को लेकर टर्नओवर की बात है ही नहीं, दोनों ही ऑप्शन गलत है। और नन ऑफ दीज, तो बेटा यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बोलो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। बेटा आप सब कह सकते हो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा साहब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो अगर अपन ये बोले एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो सर रजिस्टर्ड तो टीडीएस वाला भी होता है, टीसीएस वाला भी होता है, रजिस्टर्ड तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी होता है, एनआरटीपी, और आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्टर्ड होता है। तो अपन नहीं बोल सकते एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन, अगर यहाँ लिखा रहता अदर देन फ्यू, तो ये सही हो जाता। इसलिए मैं यहाँ पर टिक करके चलूंगा किसको? डी को, नन ऑफ दीज। ओके ओके सर।
इन द कॉमन पोर्टल एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी क्रेडिटेड टू। सब आईटीसी लोगे तो कहां जाएगा? क्रेडिट लेजर में जाएगा। हाँ क्या ना? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। साहब ये पूछ रहा है कि क्रेडिट क्लेम करते हैं तो क्रेडिट कहाँ क्रेडिट होता है? साहब बैंक खाते में पैसे जमा कराते हो तो कहाँ क्रेडिट होते हैं? बैंक में। यार मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो कहाँ क्रेडिट दिखाएगा? पासबुक, पासबुक में कहाँ क्रेडिट दिखाएगा? बोलो सर। बैंक अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर बेटा। उसी तरीके से अगर आईटीसी लूंगा तो कहाँ दिखाएगा बेटा? ई क्रेडिट लेजर में। जो उसका खाता है, क्रेडिट का खाते का नाम क्या है? क्रेडिट लेजर, तो क्रेडिट लेजर में दिखाएगा। कैश जमा कराऊंगा तो कैश लेजर में दिखाएगा। लाइबिलिटी दिखाऊंगा तो लाइबिलिटी लेजर में दिखाएगा। When the goods are sent from custom station for warehousing, proper officers shall affix one time lock on the container। बेटा वन टाइम लॉक, इसको तो आप सीधा याद कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट वन टाइम लॉक। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंटेनर पे बेटा जो प्रॉपर ऑफिसर होता है ना, वो वन टाइम लॉक लगाकर चलता है। क्या लगाकर चलता है? वन टाइम लॉक। अगला बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 187 अंडर सेक्शन नंबर 46(1) of the Customs Act 1962, an importer shall present a bill of entry at the end of dash following the day next। बेटा नेक्स्ट डे क्या लिखेंगे? एट द एंड ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग डे ऑन विच, मतलब आने के एक दिन के अंदर अंदर। क्या बोलते हैं? आने के, बाहर से आ रहा हो ना बेटा जहाज, ये देखो ये स्टेशन है। हाँ बेटा ये जहाज आ रहा है, ये जहाज में गुड्स है, ये अनलोड हुआ और अनलोड होने के बाद बेटा बाहर गया, तो हम कहते हैं अनलोड होने के एक दिन के अंदर अंदर सामने वाले इंसान को चुपचाप अपने ऑफिस से निकलकर कहाँ आना पड़ेगा? कस्टम ऑफिसर अंकल के पास आना पड़ेगा और फाइल करनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री। कितने दिन के अंदर अंदर? एक दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट फॉलोइंग डे, मतलब जिस दिन आया उसके अगले दिन के एंड होने से पहले पहले, यानी एक दिन के अंदर। आंसर बेटा ए, एक दिन के अंदर अंदर। ओके 46(1) की बात कर रहे हैं, समझ लो ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 188। ऑल गुड्स डेरिलिक्ट जेट्सम फ्लोट्सम एंड व्रिक ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया शेल बी डेल्ट। बेटा जैसे कि वो इंपोर्ट हुआ हो। यार एक बात हो, तैरता तैरता पानी में, अगर बेटा पानी के अंदर अगर ऊपर तैरता तैरता कोई सामान अगर इंडिया के अंदर घुस जाएगा, इंडिया के अंदर घुस जाएगा तो वो इंपोर्ट ही माना जाएगा। माना जाएगा साहब ये इंपोर्ट हुआ है। जेटसम, जेटसम का भी मतलब देख के आए थे ना अपन, कि अगर किसी गुड्स को बेटा माल को बाहर फेंक दिया हल्का करने के लिए, जहाज का वजन कम करने के लिए, अगर कोई गुड्स अपन ने बाहर फेंक दिया और वो गुड्स पानी पर तैरता 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 बेटा अगर इंडिया के अंदर आ गया, स्विमिंग करता हुआ, स्विमिंग करता हुआ बेटा अगर वो इंडिया के अंदर आ गया तो क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नो ड्यूटी एग्जम्पशन। कोई एग्जम्पशन नहीं है साहब, इंपोर्ट माना जाएगा, ड्यूटी लगेगी जो भी क्लेम करेगा उस पर। 231 पर्सन इन चार्ज का मतलब होता है बेटा, हवाई जहाज की बात हो रही है, हवाई जहाज तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट लेडी, जो भी हवाई जहाज में पायलट होता है वो। अगर गाड़ी की बात होती है तो ड्राइवर, और अगर आप बात कर रहे हो ट्रेन की तो वहां पर कौन होता है बेटा? गार्ड या कंडक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, गार्ड या फिर कंडक्टर। इसको क्या हो गया अब? ठीक है, हाँ बोलो। एज पर सेक्शन नंबर 231 2 क्लॉज 31, वेसल है तो मास्टर, ट्रेन है तो कंडक्टर, व्हीकल है तो ड्राइवर। तो आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 190। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू एसईजेड यूनिट इज अ। बेटा एसईजेड यूनिट एक्सपोर्ट माना जाता है। मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि अगर एक ही कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, अगर आप एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड को यहां पर दे रहे हो गुड्स, तो ये क्या कहलाता है? ये एक्सपोर्ट कहलाता है। हाँ कि ना? हाँ सर, ये एक्सपोर्ट कहलाता है। ओके, अगला कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आ रहा है 191। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म shall apply only in respect of service, only in respect of goods, both in respect of good service, only in respect, only in respect, only in respect of inward supply from unregistered persons। गलत जवाब। सब एक बार बताओ, आरसीएम किस पे लगता है? मेरे सारे बच्चे बताएंगे। देखो यार आज चुप कोई नहीं बैठेगा, कमेंट चाहिए मेरे को। चुपचाप कमेंट करो, फटाफट करो, फटाफट करो यार, पॉज करके कमेंट करो यार फटाफट। बताओ आरसीएम दो कौन कौन से सेक्शन में लगता है? 9(3) में भी लगता है, 9(4) में भी लगता है। और दोनों के दोनों लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। 9(3) का लेक्चर भी अपलोड कर रखा है, 9(4) का लेक्चर भी अपलोड कर रखा है। पूरा डिटेल्ड मैनर में समझाकर क्वेश्चन भी करा रखा है। 9(3) में क्या आता है बेटा? 9(3) में गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है, और 9(4) के अंदर क्या आता है? बोलो बेटा, ये आता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये कह रहा है ओनली, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा? शेल अप्लाई जब सिर्फ 9(4) होगा। नहीं, गलत जवाब सर। रिवर्स चार्ज तो 9(3) पे भी लगेगा। तो ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये बोलना गलत है।
देखो लैंग्वेज के साथ खेला बेटा, लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज को समझो। वो कह रहा है सिर्फ 9.4 होगा तो ही आरसीएम होगा, नहीं 9.3 में भी आरसीएम होगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस, हाँ बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस, मतलब गुड्स हो बेटा चाहे सर्विस हो, चाहे रजिस्टर्ड से हो चाहे अनरजिस्टर्ड से हो, लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी। सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या बोलेंगे, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, हेल्थ केयर सर्विस इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट नहीं पूछ रहा। बच्चा यही गलती करता है साहब, मैंने क्या बोला, वो हेल्थ केयर सर्विस देखेगा, हेल्थ केयर सर्विस देखेगा, हाँ एग्जामिशन एंट्री की बात हो रही है, उसे मजा आएगा बेटा, वो यही गलती कर देगा, समझे। हेल्थ केयर सर्विस इज टैक्सेबल वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ, फील्ड में देखूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यहां पर टैक्सेबल पूछ रहा है, यानी यह कोई ना कोई फील्ड ऐसी दे रखी होगी जो अप्रूव्ड मेडिकल प्रोसीजर ना हो। बोलो, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ, क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस, मतलब मेडिकल साइंस का अप्रूव्ड सिस्टम ना हो। जैसा एलोपैथी, एलोपैथी क्या है बेटा, ये अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिकल कल्चर है। मेडिकल मतलब जो मेडिसिन देते हैं ना बेटा, जो इलाज करते हैं, इलाज क्या बोलते हैं, इलाज मतलब डीटीसी, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर देने का एक अप्रूव्ड तरीका, एक अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो वो बेटा कौन सा होता है, सिद्धा, आयुर्वेदा और होम्योपैथा। आप सब जानते हो बेटा होम्योपैथी, बिल्कुल बेटा ये अप्रूव्ड होता है। योगा, यूनानी और नेचुरोपैथी भी अप्रूव्ड है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और प्रेनिक हीलिंग, बेटा ये फालतू की बात है। यहां पर आपका ये बिल्कुल सही जवाब है, सी। सी टैक्सेबल हो जाएगा, सी एग्जेम्प्ट नहीं है। एलोपैथी तो एग्जेम्प्ट है साहब, एलोपैथी तो एग्जेम्प्ट है। एलोपैथी तो हम सब जानते हैं बेटा, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, योगा नहीं कह रहा हूं, वो डॉक्टर नाक चेक करता है, ऐसे वो मुंह पर रखता है, आपके जीभ के ऊपर बोलता है आ करो आ, वो एलोपैथी है। जहां पर ऑपरेशन होता है, सर्जरी, खोला चीर देते ना आदमी को, हाँ सर, वो एलोपैथी है बेटा। यानी एलोपैथी तो एग्जेम्प्ट है आपका बेटा, सिद्धा भी एग्जेम्प्ट है, आयुर्वेदा भी एग्जेम्प्ट है, होम्योपैथी भी एग्जेम्प्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट बेटा। एक्यूपंक्चर या फिर एक्यूप्रेशर ये सब इसमें नहीं आता। 193 मतलब वो एग्जाम नहीं है। वेयर अ डेस्कटॉप प्रिंटर इज सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्रिंटर, ओहो, एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू डेस्कटॉप विदाउट एक्सचेंज इज 12,500, द टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पज। रूल नंबर 27, कौन सा रूल लग गया बेटा, रूल नंबर 27, वैल्यूएशन रूल्स। कौन से रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स याद करो। जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, व्हेन प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, व्हेन प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो क्या होगा बताओ। जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले देखेंगे लाइक, काइंड एंड क्वालिटी की सप्लाई। वैल्यू किसका देखेंगे, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। तो जब मुझे दे रखा है कि नया डेस्कटॉप प्रिंटर 12,500 का मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 12,500 ही आपका आंसर हो जाएगा, 12,500 ही आपका आंसर हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ सर। अगला कौन सा आ रहा है, 194, द सेल डॉक्यूमेंट टू बी जनरेटेड बाय अ, बेटा ये हटा दूं, नोट कर लिया, हाँ सर नोट कर लिया, अब इसे हटा दूं, हाँ सर हटा दूं। अगला कौन सा आ रहा है, द सेल डॉक्यूमेंट टू बी जनरेटेड बाय अ सप्लायर इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। बेटा एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में जो डॉक्यूमेंट अपन इशू करते हैं उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। हाँ सर, देखें टैक्स इनवॉइस नहीं बोलते बेटा, टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है वो इनवॉइस जिस पर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, और बेटा एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रेस्पेक्ट में आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। यानी कि बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो गया, सी। टैक्स इनवॉइस में मेरा सेक्शन 31 में आएगा बेटा, 31 में टैक्स इनवॉइस होता है जहां पर टैक्सेबल सप्लाई होती है। यहाँ पर हालांकि टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो वो नहीं आएगा, सेक्शन 31 नहीं लगेगा। डिलीवरी चालान बेटा आपका रूल 55 में होता है, रूल 55 के अंदर क्या होता है, डिलीवरी चालान होता है, और फिर आता है बिल ऑफ सप्लाई। कॉमर्शियल इनवॉइस नाम की बेटा कोई खास बात नहीं होती, ऐसी कोई बात जीएसटी में नहीं है, ठीक है, ओके सर। फिर आ रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स टू, बेटा ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, ये पहली डेफिनेशन है बेटा, मींस एनी ऑथोरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन नहीं होती बेटा, एडजुडिकेटिंग है ना बेटा, एडजुडिकेटिंग तो एडजज करने वाले, मतलब असेस करने वाले लोग इसके अंदर नहीं आएंगे।
यानी कमिश्नर अपील नहीं आएगा, सीबीईसी नहीं आएगा, सेस टेट नहीं आएगा, ये तीनों के तीनों नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि ये एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी है, मतलब जो एडजज करती है, जिसका ऑर्डर होता है ना बेटा, ऑर्डर इन अपील, ऑर्डर इन अपील याद करो, OIA, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उसमें क्या नहीं आएगा बेटा, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सप्लाईज टू, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, टू SEZ और डेवलपर क्या बनेगी, जीरो रेटेड बनेगी। अभी अभी बताया बेटा, एक कंट्री के अंदर एक SEZ से दूसरी SEZ पे करोगे तो जीरो रेटेड बनेगा, सेक्शन 16 लगेगा। ओके 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 ओके। 198, असेसमेंट मीन प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दी टैक्स लाइबिलिटी। असेसमेंट का कौन सा सेक्शन है, 59, प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, याद करो सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 59। Assessment means process of determining the tax liability in accordance with the provisions of this act which include provisional, self और re। बेटा तीनों, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या बोला, असेसमेंट में क्या क्या होता है, असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, इंक्लूड री असेसमेंट। बेटा ये सिर्फ एग्जांपल दिया था मैंने, अलग अलग सेक्शन है प्रोविजनल वगैरह के, तो आप इसमें यहाँ से हटा सकते हो, कंफ्यूज मत होना। मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, असेसमेंट में सारे असेसमेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड बेटा असेसमेंट, ये डेफिनेशन से आया हुआ है बेटा, सेक्शन 2 से आया हुआ है क्वेश्चन। और फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 199, डैश विल बी चार्ज ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स। मैंने कहा था ना लग्जरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेटा कारें हुई, आपके डीमेरिट ड्यूटी मतलब प्रोडक्ट्स गुड्स, जैसे कि पान मसाला, तबैको, एरिएटेड ड्रिंक, मैंने कहा था आइसक्रीम नहीं आएगा। डी, इसको बोलते हैं डीमेरिट कमोडिटीज। कौन सी कमोडिटीज, डीमेरिट, जिसे गवर्नमेंट चाहती है कम से कम यूज करें, ये सब बेटा। इस पर क्या लगता है बेटा, इस पर लगता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। क्या लगता है, कॉम्पनसेशन सेस लगकर चलता है, हाँ कि ना। हाँ सर, आगे चलें, आगे चलो सर। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड अ फुल लिस्ट ऑफ 199 MCQs। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बहुत मुबारक हो साहब। हमने तकरीबन यहाँ पर 1.5 घंटा, 1 घंटा 21 मिनट लगाया साहब इसे कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर हमने 50 MCQs और कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। आगे और लेक्चर आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, कम ऑन सब्सक्राइब दी चैनल, बहुत फायदा होगा सर आपको। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्त, आपका बहुत बहुत। मेरे साथ आप जुड़े रहे, आपने सारे लेक्चर देखे, नहीं देखे हो तो पिछले 3 पार्ट या शायद 4 पार्ट आप जाके देख सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो मैं हूं जीएसटी के अंदर। क्या बोला मैंने, कहीं और से रिप्लाई आना है, मेरे से रिप्लाई आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, मेरे से रिप्लाई आएगा। चाहे मुझे रात के सुबह 5 बजे तक जगना पड़े, मैं जगूंगा, सारे बच्चों की क्वेरी सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही जाकर सोऊंगा। डोंट वरी, बाय बाय। वैसे भी अभी कोरोना में बेटा बैच हमारे फेस टू फेस तो हो नहीं रहा है ना, तो बेटा लेट भी थोड़ा उठेंगे अगर 10-11 बजे तक तो चलेगा, लेकिन मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करके ही सोने जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। बस इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है, ताकि मेरी मेहनत को भी कामयाबी मिले, सफलता मिले। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे समझ में आए साहब कितने बच्चों का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं है ना सर। तो चलो बेटा, बाय 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 बाय।